हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपने प्राचीन भारत के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण युग की संस्कृति और दूसरा है हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी में कांस्य युगीन शहरीकरण। चलिए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। ताम्र पाषाण युग की संस्कृति। ताम्र पाषाण युग में बसावट कैसी थी वो समझेंगे। नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग शुरू हुआ। इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। तांबा और पत्थर के औजारों के उपयोग पर कई संस्कृतियाँ आधारित थी। इस तरह की संस्कृतियों को ताम्रयुग कहा जाता है, जिसका अर्थ है ताम्र पाषाण युग। तकनीकी तौर पर ताम्र पाषाण युग हड़प्पा पूर्व के चरण के घोतक है। हालांकि भारत के विभिन्न हिस्सों में कांस्य युग यानी हड़प्पा संस्कृति के बाद ताम्र पाषाण संस्कृति का आरंभ हुआ। यहाँ हम मुख्य रूप से उन संस्कृतियों पर विचार करेंगे जो हड़प्पा संस्कृति के विकसित होने के बाद या उसके बाद अंत के बाद उभरी। ताम्र पाषाण लोग ज़्यादातर पत्थर और तांबे की वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कभी कभी निम्न श्रेणी के कांसे और लोहे का भी इस्तेमाल करते थे। वे मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय के थे जो पहाड़ी भूमि और नदियों के किनारे व्यापक क्षेत्र में फैले हुए थे। दूसरी ओर हड़प्पा के लोग कांस्य का इस्तेमाल करते थे और उन्होंने सिंधु घाटी में बाढ़ के फैलाव की वजह से बने समतल मैदान के आधार पर शहरीकरण किया। ताम्र पाषाण युग से संबंधित बसावटें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण और पूर्वी भारत में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अहर और गेलुंद दो स्थानों की खुदाई की गई। वे बनास घाटी के सूखे क्षेत्रों में है। पश्चिमी मध्य प्रदेश या मालवा में हिरन की खुदाई हुई है। मालवाई बर्तनों को ताम्र पाषाण युगीन मिट्टी के पात्रों में सबसे समृद्ध माना जाता है। ये केंद्रीय और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति से पाए गए हैं। मिट्टी के इन बर्तनों और उनके कुछ अन्य सांस्कृतिक तत्व महाराष्ट्र में भी दिखाई देते हैं। हालांकि पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा खुदाई हुई है। अहमदनगर जिले के जोरवे, नेसावा, दायमाबाद व पुणे जिले में छंदोली, सोनगांव और इनाम गांव, साथ ही प्रकाश एवं नासिक जैसे कई ताम्र पाषाण स्थलों में व्यापक उत्खनन किया गया है। वे सभी जोरवे नाम से संबंधित जोरवे संस्कृति पर आधारित है, जो कि अहमदनगर जिले में गोदावरी की एक सहायक नदी प्रवाह किनारे स्थित थी। जोरवे संस्कृति बहुत कुछ मालवा संस्कृति से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्यमान है। जोरवे संस्कृति अनुमानतः 1400 वर्षों से ईसा पूर्व 700 तक विदर्भ के हिस्सों और कोंकण के समुद्र तटीय क्षेत्रों को छोड़कर आधुनिक महाराष्ट्र में फैली रही। हालांकि जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी। दायमाबाद और इनाम गांव जैसी इनकी कुछ बस्तियां लगभग शहरीकरण के चरण तक पहुंच चुकी थी। महाराष्ट्र के ये सभी स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित थे। इनमें ज़्यादातर भूरी काली मिट्टी थी, जिनमें बेर और बबूल के कटीले पेड़ पौधे थे, लेकिन ये नदी मार्ग में पड़ते थे। इसके अलावा हमारे पास नर्मदा पर स्थित नौदा टोली है। अधिकतर ताम्र पाषाण के तत्व दक्षिण भारत में नवपाषाण स्थलों में ही मिले। इलाहाबाद जिले के बिंद श्रेणी में कई ताम्र पाषाण स्थलों की खोज की गई है। पूर्वी भारत में गंगा तट के चिरांद के अलावा इसमें पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले के पांडुराजर दिवी और बीरभूम जिले के महिषदल का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त के स्थानों की खुदाई की गई है, जिनमें सेनुआर, सोनपुर और बिहार में ताराडी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन है। ताम्र पाषाण युगीन लोग छोटे औजारों का इस्तेमाल करते थे और ये औजार पत्थर के बने होते थे, जिसमें पत्थर की ब्लेड या अन्य धारदार औजार महत्वपूर्ण थे। कई जगहों पर विशेष रूप से दक्षिण भारत में पत्थर की ब्लेडों के उपक्रम विकसित हुए और पत्थर की कुल्हाड़ियों का उपयोग जारी रहा। जाहिर है कि ऐसे इलाके पहाड़ियों से बहुत दूर नहीं थे। कुछ बस्तियों में ताम्र वस्तुओं की बहुलता स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसा अहर और गिलुंद में देखने को मिलता है, जो कमोवेश राजस्थान में बनास घाटी के क्षेत्र में स्थित था। अन्य समकालीन ताम्र पाषाण कालीन कृषि संस्कृतियों के विपरीत अहर में लगभग कोई माइक्रोलिथिक उपकरण, पत्थर के छोटे औजारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ या ब्लेड यहाँ लगभग न के बराबर पाए जाते हैं। तांबे चद्दर से बनी सीधी कुल्हाड़ी, चूड़ी, पत्थर इत्यादि वस्तुएं इससे संबंधित है। हालांकि एक कांस्य धातु की चद्दर भी है।
तांबा स्थानीय रूप से उपलब्ध था। अहर के लोग प्रारंभ से ही धातुओं को गलाने और धातु संबंधी तकनीकों का प्रयोग करते थे और अहर का मूल नाम तांबावतीत या तांबा का स्थान था। अहर संस्कृति ईसा पूर्व 2100 से 1500 के बीच मानी जाती है और गिलुंद इसका एक क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद में केवल तांबे के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन इसमें पत्थर की ब्लेड का भी उपयोग होता था। महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली में चिपटी आयताकार तांबे की कुल्हाड़ियाँ और चंदौली में तांबे की छेनी पाई गई है। ताम्रपाषाण युग के लोग मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिनमें से एक को काला और लाल कहा जाता है। यह ईसा पूर्व 2000 के आसपास व्यापक रूप से विद्यमान था। इससे पहिए मढ़े जाते थे और कभी कभी रैखिक सफ़ेद रंग से इसे रंगा भी जाता था। ऐसा न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता था, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोगों ने टोंटी नुमा पानी के बर्तन और स्टैंड वाली थाली और स्टैंड वाले कटोरों का निर्माण किया। ऐसा भी नहीं था कि काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले सभी लोग उसी संस्कृति के थे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से काले और लाल रंग के बर्तनों को चित्रित किया गया था, लेकिन पूर्वी भारत के बहुत कम बर्तन ही चित्रकारी वाले थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य जगहों में ताम्रपाषाण युगीन लोग पशुपालन और कृषि करते थे। उन्होंने गाय, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस आदि पाले और हिरणों का शिकार किया। ऊँटों के अवशेष तो मिले हैं, पर वे सामान्यतः घोड़े से परिचित नहीं थे। कुछ पशु अवशेष मिले हैं जिनकी पहचान घोड़े, खच्चर या जंगली गधे के रूप में हुई है। यहाँ के लोग निश्चय ही गाय का मांस और सूअर का मांस खाते थे, लेकिन वे सूअर का मांस कम खाते थे। उल्लेखनीय है कि इन लोगों ने गेहूं और चावल का उत्पादन किया और इन मुख्य फसलों के अतिरिक्त उन्होंने बाजरे की भी खेती की। उन्होंने मसूर, काला चना, हरा चना और मटर जैसे कई दालों का उत्पादन किया। महाराष्ट्र में नर्मदा किनारे स्थित नौदा टोली में लगभग सभी अनाज पाए गए हैं। शायद ही भारत में किसी अन्य स्थान पर खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज पाए गए हों। नौदा टोली के लोग भी बेर और अलसी का उत्पादन करते थे। दक्कन में कपास उपजाने लायक काली मिट्टी में कपास का उत्पादन किया गया और निचले दक्कन में राई, बाजरा और कई मोटे अनाज का उत्पादन किया गया। पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाले कांटे पाए गए। साथ ही यहाँ हमें चावल भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि पूर्वी क्षेत्र के ताम्रपाषाणी युग मछली और चावल खाया करते थे, जो अब भी देश के उन हिस्सों में एक लोकप्रिय आहार है। राजस्थान में बनास घाटी में अधिकांश बस्तियां छोटी है, लेकिन लगभग 4 हेक्टेयर के क्षेत्र में अहर और गिलुंद फैले हुए हैं। ताम्रपाषाण लोग आमतौर पर पकी ईंटों से परिचित नहीं थे। उस दौरान बिरले ही कभी पकी ईंटों का इस्तेमाल हुआ, जैसा ईसा पूर्व 1500 के आसपास गिलुंद में हुआ करता था। कभी कभी उनके घर मिट्टी की ईंट से बने होते थे, लेकिन ज़्यादातर फूस और टाट को लीप पोत कर बनाए जाते थे, जो झोपड़ी नुमा लगते हैं। हालांकि अहर में लोग पत्थर के घरों में रहते थे। अभी तक 200 जोरवे स्थलों की खोज की गई है, जिसमें सबसे बड़ा गोदावरी घाटी में दायमाबाद है। यह लगभग 20 हेक्टेयर का है, जिसमें लगभग 4000 लोग रहते थे। यह मिट्टी की दीवार से घिरा था, जिस पर पत्थर के ढेर लगे होते थे। दायमाबाद कई कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित है। प्राचीन ताम्रपाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव से चूल्हे और वृत्ताकार गड्ढे नुमा मिट्टी के घरों की खोज की गई है। बाद के चरण में 4 आयताकार और एक वृत्ताकार अर्थात 5 कमरों वाला घर पाया गया है। यह बस्तियों के केंद्र में स्थित था। यह संभवतः उस बस्ती के प्रमुख का घर हो सकता है, जिसके पास निकटवर्ती भंडार गृह में अन्य लोगों द्वारा प्रदत्त अनाज को भंडारित किया जाता होगा। लगभग 100 से अधिक घरों और कब्रों को मिलाकर इनामगांव बड़ी ताम्रपाषाण बस्ती थी। यह किले की तरह चारों तरफ से खाई बनाकर घेरा गया था। हम ताम्रपाषाण कला और शिल्प के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वे लोग ताम्र और पत्थर शिल्प के बेहद कुशल कारीगर भी थे। औजार, हथियार और तांबे की चूड़ियों का भी पता चला है। उन्होंने कार्नेलियन, स्टीटाइट आदि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे कम मूल्य वाले पत्थरों की मोतियों का निर्माण किया। मालवा में चुनाई वाले यंत्र की खोज से स्पष्ट होता है कि उन्हें कताई और बुनाई का भी ज्ञान था। सूती, रेशम और सेमल
रेशम कपास के पेड़ से बने कपास सूत और रेशम धागे महाराष्ट्र में मिले हैं, जो कपड़ा निर्माण की कुशलता के द्योतक है। इन कारीगरों के अलावा जो विभिन्न स्थलों पर अपनी हस्तकला में निपुण थे, इनाम गांव में कुम्हार, लोहार, हाथी दांत निकालने वाले, चूना निर्माण और टेराकोटा जैसे विभिन्न शिल्पों के काम करने वाले कारीगर भी थे। ताम्रपाषाण युग में सामाजिक संरचना, अनाज, मिट्टी के बर्तनों आदि से क्षेत्रीय अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। पूर्वी भारत में चावल का उत्पादन हुआ और पश्चिमी भारत में जौ और गेहूं की खेती की गई। कालक्रम के अनुसार मालवा और मध्य भारत में कयथ और एरन जैसी कुछ बस्तियां पहले स्थापित हुई। पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में बसावट बहुत बाद में हुई। अंतिम संस्कार और धार्मिक संप्रदायों के बारे में विचार करने में हम सक्षम हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अस्थि कलश में अपने घर के नीचे उत्तर दक्षिण की स्थिति में लिटाकर समाधिस्थ करते थे। हड़प्पा के लोगों की तरह उन्होंने अलग कब्रिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया। परलोक में इस्तेमाल के लिए मृतकों के साथ बर्तन और कुछ तांबे की वस्तुएं कब्र में डाली जाती थी। महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियों से पता चलता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग माता देवी की पूजा करते थे और पूजा के लिए मिट्टी की कुछ बगैर पकी हुई नग्न मूर्तियों का भी उपयोग किया जाता था। पश्चिमी एशिया में पाई गई मूर्तियों के समान ही माता देवी का एक चित्र इनाम गांव में भी पाया गया है। मालवा और राजस्थान में विशिष्ट ढंग से टेराकोटा साढ़ों की मूर्तियां दर्शाती है कि साढ़ एक धार्मिक पंथ का प्रतीक था। बसावट के प्रकार और अंत्येष्टि की प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि ताम्रपाषाण समाज में सामाजिक असमानताओं की शुरुआत हो चुकी थी। महाराष्ट्र के कई जोरवे बस्तियों में यह पदानुक्रम स्पष्ट दिखाई देता है। उनमें से कुछ 20 हेक्टेयर के बराबर है, लेकिन अन्य केवल 5 हेक्टेयर या उससे भी कम है। यह द्वितीय स्तरीय बस्तियों को दर्शाता है। बस्तियों के आकार में अंतर से पता चलता है कि बड़ी बस्तियां छोटी बस्तियों पर शासन करती थी। हालांकि बड़ी और छोटी दोनों बस्तियों में समाज प्रमुख और उनके रिश्तेदार जो आयताकार घरों में रहते थे, वे गोलाकार झोपड़ियों में रहने वाले लोगों पर वर्चस्व बनाए रहते थे। इनाम गांव में कारीगर पश्चिमी किनारे पर रहते थे और यहाँ के समाज प्रमुख केंद्र में रहते थे। इससे वहाँ के रहवासियों के बीच सामाजिक दूरी का पता चलता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में चंडोली और नेवास की कब्र गाँव में कुछ बच्चों को उनके गले में तांबा आधारित हार के साथ दफन किया गया था, जबकि अन्य में केवल बर्तन ही मिले हैं। इनाम गांव में एक वयस्क को मिट्टी के बर्तनों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया था। कयथ में एक घर में तांबे की 29 चूड़ियाँ और 2 विशिष्ट कुल्हाड़ी पाई गई है। उसी स्थान पर बर्तनों में शैलखटी और कार्नेलियन मोती जैसे थोड़ा कीमती पत्थरों के हार पाए गए थे। इससे स्पष्ट होता है कि जिन लोगों के पास ऐसी वस्तुएं थी वे समृद्ध थे। कलानुक्रम के आधार पर राजस्थान के खेतरी ताम्र क्षेत्र के सीकर झुंझुनू इलाके की समृद्ध ताम्र खदान के करीब स्थित गणेश्वर स्थल को विशेष रूप से देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में खुदाई से प्राप्त तांबे की वस्तुओं में तीर, भाले, बंसी, मछली पचाने की हुक को बंसी कहते थे, औजारों की मुड़े, चूड़ियाँ, छेनियाँ आदि शामिल है। उनमें से कुछ के आकार सिंधु घाटी के साइटों पर पाई जाने वाली वस्तुओं के समान है। इससे मिलती जुलती टेराकोटा की एक टिकिया भी पाई गई थी। कई भालेनुमा औजार भी थे जो ताम्रयुगीन संस्कृति की विशेषताएं हैं। हमें ओसीपी भी मिलते हैं जो कि लाल रंग से मिलते जुलते हैं। ओसीपी क्या है? गेरुए रंग के बर्तन हैं और ज़्यादातर फूलदान के रूप में काले रंग से चित्रित है। गणेश्वर के संकलन को ईसा पूर्व 2800 से 2200 से जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर ये परिपक्व हड़प्पा संस्कृति को दर्शाती है। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करता था और वे इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेते थे। गणेश्वर के लोग आंशिक रूप से कृषि किंतु मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे। यद्यपि उनका प्रमुख शिल्प ताम्र वस्तुओं का निर्माण था, परंतु वे नगरीकरण करने में असमर्थ थे। गणेश्वर समूह में न तो पूरी तरह शहरी वातावरण था, न ही विविध ओपीसी ताम्र संग्रह की संस्कृति थी। गणेश्वर संस्कृति का अधिकांश भाग भालेनुमा औजारों एवं पत्थर के अन्य औजारों के साथ हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाण संस्कृति का माना जा सकता है, जिसमें परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के निर्माण में योगदान किया।
कालानुक्रमिक रूप से देखें तो भारत में कई ताम्र पाषाण बस्तियों की श्रृंखला है। कुछ हड़प्पा पूर्व की है, बाकी हड़प्पा संस्कृति की समकालीन है। फिर भी कुछ उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा के बाद की भी है। हड़प्पा क्षेत्र के कुछ स्थलों पर हड़प्पा पूर्व चट्टानी परतों को व्यवस्थित परिपक्व शहरी सिंधु सभ्यता से अलग बताने के कारण उन्हें प्रारंभिक हड़प्पन कहा जाता है। इस प्रकार राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली में हड़प्पा पूर्व चरण स्पष्ट रूप से ताम्र पाषाण कालीन है। पाकिस्तान के सिंध में कोट दीजी के साथ भी ऐसा ही है। उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत में हड़प्पा पूर्व एवं उत्तर हड़प्पा की ताम्र पाषाण संस्कृतियों तथा हड़प्पा के साथ उसके सहसंबंध पाए जाते हैं। अनुमानतः 2000 वर्षों में ईसा पूर्व 1800 की कयथ संस्कृति इसका उदाहरण है, जो कि हड़प्पा संस्कृति के अंत तक बनी रही थी। मिट्टी के बर्तनों में कुछ हड़प्पा पूर्व तत्व मौजूद है, परंतु इनमें हड़प्पा का भी प्रभाव है। इन क्षेत्रों की कई उत्तर हड़प्पा या ताम्र पाषाण संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृतियों के उत्तर शहरीकरण काल से प्रभावित है। कई अन्य ताम्र पाषाण संस्कृतियां भी है जो सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं है, हालांकि वे परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की तुलना में अल्पकालीन है। नौ दा टोली एरन और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति को गैर हड़प्पन संस्कृति माना जाता है। जोरवे संस्कृति के साथ भी ऐसा ही है, जिसमें विदर्भ और कोंकण के कुछ हिस्सों के अलावा पूरा महाराष्ट्र शामिल है। भारत के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में ताम्र पाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से बिल्कुल स्वतंत्र थी। दक्षिण भारत में वे निश्चित रूप से नव पाषाण बस्तियों के क्रमिक विकास में पाई जाती है। विंध्य क्षेत्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की ताम्र पाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। जाहिर है कि विभिन्न प्रकार के हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाण संस्कृतियों से ने सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान और अन्य जगहों में कृषक के समुदायों के प्रसार को बढ़ावा दिया और हड़प्पा की शहरी सभ्यता के विकास के लिए उपयुक्त स्थितियों का निर्माण किया। सिंध में अमीरी और कोट दीजी, राजस्थान में कालीबंगा, यहाँ तक कि गणेश्वर का भी उल्लेख किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि कुछ ताम्र पाषाण कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ से बने मैदानों की तरफ चले गए। उन्होंने कायस्थ की कारीगरी सीखी और शहरों की स्थापना करने में सफल रहे। कुछ काम मध्य गंगा घाटी के ताम्र पाषाण स्थलों पर किया गया है, जहां 138 स्थल पाए गए हैं। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र को देखते हुए यह संख्या बड़ी नहीं है, जबकि हमें दक्षिण भारत में 854 नवपाषाण स्थल मिलते हैं। सभी 138 स्थलों में उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी तक 14 स्थलों की ही खुदाई हुई है और यहाँ तांबे का इस्तेमाल नग्न ही मिलता है। भले ही ये लोग बड़े पैमाने पर कृषि पर निर्भर थे, ताम्र पाषाण बस्तियाँ पहाड़ियों में सटे नदी तट और ऊपरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी। पूरी तरह से समतल मैदानी क्षेत्रों में बड़े आकार की बस्तियां लौह युग के पहले की नहीं है। मध्य गंगा क्षेत्र के ताम्र पाषाण स्थल और पश्चिम बंगाल के स्थल ईसा पूर्व 1500 से 700 या फिर इसके बाद के हैं। पांडु राजर, धीबी और महिषदल पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण स्थल है। मध्य और निम्न गंगा क्षेत्र के इन सभी स्थलों ने अधिकतर पत्थर के औजार और कम तांबे के औजार के इस्तेमाल किए थे। बाद में तांबा बिरले ही प्रयोग में था, हालांकि मछली फंसाने के कुछ हुक पाए गए हैं। मध्य और पश्चिम भारत में ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ ईसा पूर्व 1200 या उसके बाद गायब हो गई। केवल जोरवे संस्कृति ईसा पूर्व 700 तक जारी रही। भारत के कई हिस्सों में ताम्र पाषाण कालीन काले और लाल बर्तन ईसा पूर्व दूसरी सदी के ऐतिहासिक काल तक थे। हालांकि ताम्र पाषाण संस्कृतियों के अंत और मध्य एवं पश्चिम भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक संस्कृतियों के उदय के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों का बड़ा अंतर था। ईसा पूर्व 1200 के आसपास बारिश के स्तर में गिरावट के कारण पश्चिम भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण बस्तियों का क्षरण हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल और मध्य गंगा क्षेत्रों में वे लंबे समय तक जारी रही। संभवतः पश्चिम भारत में ताम्र पाषाण कालीन लोग सूखे मौसम में काली मिट्टी वाले क्षेत्र में खंती, जुताई और खुदाई का औजार, खंती क्या है? जुताई और खुदाई का औजार है। खंती के सहारे तांबे समय तक निर्वाह करने में असमर्थ थे, क्योंकि सूखे मौसम में जमीन को जोतना मुश्किल होता था, जबकि लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में खासतौर से पूर्वी भारत में लौह युग के आते ही उसी समय ताम्र पाषाण संस्कृति के जीवन स्वरूप को अपना लिया गया, जिसने धीरे धीरे लोगों को पूरी तरह से खेतीहर समाज में बदल दिया। मध्य गंगा के समतल मैदानों की ताम्र पाषाण संस्कृतियों के बारे में भी यही बात लागू होती है।
इसी तरह दक्षिण भारत में कई जगह लोहे के इस्तेमाल से ताम्रपाषाण संस्कृति, मेगालिथिक संस्कृति, छोटे औजार और उपकरण वाली संस्कृति को ही मेगालिथिक संस्कृति कहते हैं, में तब्दील हो गई। तो हम लोग ये पढ़े ताम्रपाषाण युग में बसावट। अभी हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण युग का महत्व क्या है। चलिए, जलोढ़ समतल मैदानों, इलाकों और घने जंगलों के क्षेत्रों को छोड़कर ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ के निशान लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। मध्य गंगा के जलोढ़ समतल मैदान में कई ताम्रपाषाण स्थल पाए गए हैं, विशेषकर झील या नदियों के प्रयोग के आसपास। इस चरण में ज़्यादातर लोगों ने ऐसी नदियों के किनारे पर ग्रामीण बस्तियों की स्थापना की जो पहाड़ियों के निकट थी। जैसे कि पहले कहा गया है, उन्होंने तांबे के औजारों के साथ साथ माइक्रोलिथ और पत्थर के अन्य औजारों का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि उनमें से अधिकतर लोग तांबा गलाने की कला जानते थे। लगभग सभी ताम्रपाषाण युगीन समुदायों में चाक पर तैयार काले और लाल बर्तन का इस्तेमाल किया। अपने पूर्व कांस्य चरण के विकास को देखते हुए हम पाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले चित्रित बर्तनों का इस्तेमाल किया। उनके बर्तन खाना पकाने, खाने पीने और भंडारण के लिए होते थे। उन्होंने लोटा और थाली दोनों का इस्तेमाल किया। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल सहजता से ताम्रपाषाण काल में प्रवेश कर गया और इसलिए इन संस्कृतियों को नवपाषाण काल पाषाण ताम्रपाषाण कहा जाता है। अन्य भागों में, विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में, ताम्रपाषाण युगीन लोगों को उपनिवेशवादी माना जाता है। उनकी सबसे पुरानी बस्तियां मालवा और मध्य भारत में थी, जैसे कयथ और एरन में। पश्चिमी महाराष्ट्र में ये बाद में स्थापित हुई और बिहार और पश्चिम बंगाल में तो बहुत बाद में। ताम्रपाषाण युगीन समुदायों ने प्रायद्वीपीय भारत के पहले बड़े गांवों की स्थापना की और नवपाषाण युगीन समुदायों से बहुत अधिक अनाज उपजाए। विशेष रूप से उन्होंने पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं एवं दाल तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल की खेती की। उन्होंने अनाज युक्त भोजन में मांसाहारी भोजन भी शामिल होता था। पश्चिमी भारत में अधिक मांसाहार किया गया, लेकिन मछली और चावल पूर्वी भारत के आहार में महत्वपूर्ण तत्व बना। पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक संरचनाओं के अवशेष पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के कयथ और एरन और पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में बस्तियां चारों तरफ से घिरी हुई होती थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में चिरांद और पांडु राजर धीबी में ढांचों के अवशेष निम्न स्तर के थे, जो गड़े खंभों और गोल घरों का संकेत देते हैं। दफनाने की प्रथा भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृत शरीर उत्तर दक्षिण की स्थिति में लिटाया जाता था, लेकिन दक्षिण भारत में इसे पूर्व पश्चिम की दिशा में करके रखा जाता था। पश्चिम भारत में व्यवस्थित कब्रगाह थी, लेकिन पूर्वी भारत में यह अव्यवस्थित थी और संकुचित कब्रगाह के रूप में दिखाई पड़ती है। तो ये हमारा रहा ताम्रपाषाण युग का महत्व। अभी हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सीमाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ताम्रपाषाण कालीन लोग मवेशी, भेड़, बकरियां पालते थे और उन्हें आंगन में बांधते थे। संभवतः पालतू जानवरों का उपयोग खाने के लिए होता था और दूध एवं गव्य उत्पादकों के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होता था। कबीलाई लोग जैसे कि बस्तर के गोंड मानते हैं कि दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए है, इसलिए वे उनका दूध नहीं दूहते थे। फलतः ताम्रपाषाण युगीन लोग जानवरों का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा काले कपास उपजाने वाले भूमि क्षेत्र में रहने वाले मध्य और पश्चिम भारत में ताम्रपाषाण युगीन लोग व्यापक पैमाने पर कोई खेती नहीं करते थे। ताम्रपाषाण स्थल पर न तो कुदाल पाया गया है, न ही हल का कोई उपकरण। खुदाई के लिए या तो जोतने के लिए जिस खंती या हल का प्रयोग होता था, उसका वजन बढ़ाने के लिए खुराकदार पत्थर की चक्की बधी होती थी। इनका इस्तेमाल खोदने, काटने या झूम खेती में किया जाता था। ऐसी खुदाई वाली खंती की सहायता से खंगर मिट्टी या कड़ी मिट्टी में बुआई संभव थी। काली मिट्टी पर गहन और व्यापक खेती के लिए लोहे के औजारों के उपयोग की आवश्यकता थी, जो कि ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति में शायद ही कभी हुआ। पूर्वी भारत की लाल मिट्टी के क्षेत्रों में रहने वाले ताम्रपाषाण युगीन लोगों को भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के दफन से ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियों की कमजोरी स्पष्ट होती है। खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था होने के बावजूद शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी। यह कुपोषण, चिकित्सा ज्ञान की कमी या महामारी के प्रकोप के कारण से हो सकता है। किसी भी हाल में ताम्रपाषाण सामाजिक और आर्थिक
पैटर्न ने लोगों में दीर्घायु को बढ़ावा नहीं दे सका। ताम्रपाषाण संस्कृति की अनिवार्यता एक ग्रामीण पृष्ठभूमि थी। इस दौरान तांबे की आपूर्ति सीमित थी। यद्यपि हमें पूर्वी भारत में तांबे के खदान मिलते हैं, बिहार और पड़ोसी राज्यों के ताम्रपाषाण स्थलों में कुछ तांबे के औजार पाए गए हैं। कुछ ताम्रपाषाण लोग मुख्य रूप से माइक्रोलिथ या छोटे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, जैसे तांबे के बने उपकरण कम मजबूत होते थे। लोग तांबे के साथ टीन के मिश्रण की कला से अनभिज्ञ थे और इस प्रकार कांस्य नामक अधिक मजबूत और उपयोगी धातु नहीं बना पाते थे। कांस्य के औजार ने क्रेट, मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी में प्राचीन सभ्यताओं के उदय को सुनिश्चित किया। ताम्रपाषाण युगीन लोग लिख नहीं सकते थे, न ही कांस्य युग के लोगों की तरह वे शहरी व्यवस्था में रहते थे। भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु क्षेत्र में पहली बार सभ्यता के ये सभी तत्व देखने को मिले। यद्यपि भारत के एक प्रमुख हिस्से में मौजूद अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियाँ सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में नई थी, लेकिन उन्होंने सिंधु लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई भी लाभ नहीं लिया था। नेक्स्ट है तांबे के ढेर और गेरू रंग के बर्तनों का चरण। पूरब में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम में गुजरात, हरियाणा और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर में उत्तर प्रदेश के विशाल इलाकों में छल्ले, आदिम कुल्हाड़ी, कटार, तलवार, बर्छी, भाला और मानव मूर्ति मिलाकर 80 तांबे के ढेर पाए गए हैं। सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश के गुंगेरिया में है, जिसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार और चांदी के 102 पतली चद्दरें पाई गई है। हालांकि तांबे का बहुत बड़ा ढेर गंगा यमुना दोआब में जमा है। अन्य क्षेत्रों में तांबे की बर्छी, लंबी तलवारें और मानव मूर्तियां पाई गई है। इन कलाकृतियों ने कई उद्देश्यों की पूर्ति की। उनका मतलब न केवल मछली पकड़ने, शिकार करने और लड़ने से था, बल्कि कृत्रिम और कृषि उपयोगी के लिए भी था। इससे ताम्रकार के उच्च तकनीकी कौशल और ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है। आदिम घुमंतु कारीगरों की हस्तकला ऐसी नहीं हो सकती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों पर खुदाई में इन वस्तुओं में से कुछ गहरे रंग के बर्तन और मृदा संरचना खोजी गई है। एक जगह पत्थर के उपकरण के साथ साथ पकी ईंट के बिखरे हुए टुकड़े भी पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि जिन लोगों ने तांबे के कुछ अन्य औजारों के साधनों का इस्तेमाल किया, उन्होंने एक अस्थायी जीवन को बसाया। वे उन प्राचीन ताम्रपाषाण कृषकों और कारीगरों में शामिल थे जो दोआब के एक महत्वपूर्ण हिस्से में व्यवस्थित रूप में बसे थे। दोआब के ऊपरी हिस्से में गेरू रंग के कई बर्तन पाए गए हैं, लेकिन झारखंड और इलाके के अन्य पठारी क्षेत्रों में बिखरे तांबे के ढेर और राजस्थान के खेतरी क्षेत्र में तांबे के कई सबूतों की खोज की गई है। इस अवधि में गेरू रंग के बर्तनों की संस्कृति को 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच वैज्ञानिक तिथि श्रृंखला से 8 भागों में रखा जा सकता है। जब इस संस्कृतियाँ की बस्तियाँ गायब हो गई तो ईसा पूर्व 1000 के आसपास तक दोआब में ज़्यादा बस्तियाँ नहीं थी। हमें लोगों द्वारा काले और लाल रंग के बर्तनों के उपयोग के कुछ बस्तियों का पता चलता है, लेकिन उनके आवासीय जमाव इतने कम है और प्राचीन वस्तुओं की गुणवत्ता इतनी खराब है कि हम उनके सांस्कृतिक उपकरणों पर अलग से विचार नहीं बना सके। हर हाल में दोआब के ऊपरी भाग में गेरू रंग के बर्तन बनाने वाले लोगों के आने से बस्ती की शुरुआत होगी। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर जोधपुर में 1.1 किलोमीटर के सबसे बड़े गेरू रंग के बर्तनों के संग्रह का साक्ष्य मिला है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि ये बस्तियाँ कहीं भी एक शताब्दी से अधिक नहीं रह पाई। वे न तो बड़ी थी और न ही व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी। ये बस्तियाँ क्यों और कैसे समाप्त हुई, यह स्पष्ट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ के आने से किसी व्यापक क्षेत्र में जल जमाव के कारण मानव बस्तियाँ रहने लायक नहीं रह गई। कुछ विद्वानों के अनुसार गेरू रंग के बर्तन नर्म व कमज़ोर होते थे और एक लंबे समय तक पानी में वे नहीं टिक सकते। ओसीपी लोग हड़प्पा के कनिष्ठ समकालीन हो सकते थे और उनके क्षेत्र को हड़प्पा से दूर नहीं किया गया था। इसलिए हम ओसीपी लोगों और कांसे का प्रयोग करने वाले हड़प्पा के लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा ताम्रपाषाण युग की संस्कृति को हम लोगों ने देखा कि कैसा है। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी में कांस्य युगीन शहरीकरण। मैं थोड़ा पानी पी लूँ।
चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय। पाकिस्तान इलाके वाले पंजाब के हड़प्पा में कांस्य युग की शहरी संस्कृति एक अग्रणी खोज थी। सन 1853 में एक महान उत्खननकर्ता आर खोजी ब्रिटिश इंजीनियर ए कनिंगम का ध्यान एक हड़प्पा मुहर पर गई। हालांकि मुहर पर एक बैल और 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन वह इसके महत्व से अनभिज्ञ रहा। हड़प्पा स्थलों की क्षमता की पहचान बहुत बाद में सन 1921 में की गई, जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई शुरू की। उसी समय एक इतिहासकार आर.डी. बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की। दोनों ने मिलकर एक विकसित सभ्यता का सूचक माने जाने वाले मिट्टी के बर्तनों और अन्य प्राचीन वस्तुओं की खोज को संभव बनाया। सन 1931 में मार्स के सामान्य पर्यवेक्षण में बड़े पैमाने पर मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। सन 1938 में मेके ने उसी जगह की खुदाई की। सन 1940 में वत्स ने हड़प्पा में खुदाई की। सन 1946 में मोर्टिमेर व्हीलर ने हड़प्पा में खुदाई की। स्वतंत्रता पूर्व और विभाजन पूर्व काल में की गई खुदाई ने हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न स्थलों की प्राचीन वस्तुओं को प्रकाश में लाया तथा कांस्य का इस्तेमाल किया गया था। स्वातंत्र्योत्तर काल में भारत और पाकिस्तान के पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और इससे जुड़े स्थलों की खुदाई की। सूरजभान, M.K. धावलीकर, J.P. जोशी, B.B. लाल, S.R. राव, V.K. थापर, R.S. विष्ट और अन्य ने गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में काम किया। पाकिस्तान में F.A. खान ने मध्य सिंधु घाटी में खोज कोट दीजी की खुदाई की और हकरा और पूर्व हकरा संस्कृतियों की तरफ M.R. मुगल ने काफ़ी ध्यान दिया। A.H. दानी ने पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत में गांधार की कब्रों की खुदाई की। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के पुरातत्वविदों ने भी हड़प्पा सहित कई स्थानों पर काम किया। अब हमारे पास हड़प्पा पर्याप्त समृद्ध सामग्री है, हालांकि उत्खनन और खोज अभी भी प्रगति पर है। सभी विद्वान हड़प्पा संस्कृति के शहरीकरण के रूप में विकसित होने पर एकमत है, लेकिन हकरा घग्गर नदी के साथ पहचानी गई सरस्वती की भूमिका और इस संस्कृति के निर्माण करने वाले लोगों के बारे में अलग अलग राय है। इस अध्याय में इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। सिंधु या हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृतियों से पुरानी है, जिसका अवलोकन पहले से ही हो चुका है, लेकिन कांस्य का उपयोग करने वाली संस्कृतियों के रूप में यह बाद की तुलना में कहीं अधिक विकसित था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित हुआ। इसे हड़प्पा कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता पहली बार सन 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित आधुनिक स्थल हड़प्पा में खोजी गई थी। सिंध के कई क्षेत्र पूर्व हड़प्पा संस्कृति के मुख्य क्षेत्र बने। यह संस्कृति शहरी सभ्यता में विकसित और परिपक्व हुई, जिसका विकास सिंध और पंजाब में हुआ। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का मुख्य क्षेत्र सिंध और पंजाब में मुख्यतः सिंधु घाटी में था। वहां से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली। इस तरह हड़प्पा संस्कृति पंजाब, हरियाणा, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किनारे थी। यह उत्तर में शिवालिक से दक्षिण में अरब समुद्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरन तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला था। समुद्री किनारों ने एक त्रिभुज जैसे स्थान का गठन किया जो लगभग 12.966 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो कि पाकिस्तान की तुलना में वह बड़ा क्षेत्र है और प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तुलना में तो निश्चय ही बड़ा है। ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दी में दुनिया भर में कोई अन्य संस्कृति क्षेत्र हड़प्पा जितना व्यापक नहीं था। पूरे उपमहाद्वीप में अभी तक लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान की गई है। वे हड़प्पा संस्कृति के शुरुआती चरण, विकसित अवस्था और अंतिम चरणों से संबंधित है। विकसित चरणों के स्थलों में 2 सबसे महत्वपूर्ण शहर थे, पंजाब में हड़प्पा और सिंधु में मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। दोनों पाकिस्तान हिस्से में है। वे 483 किलोमीटर दूर स्थित सिंधु से जुड़े हुए थे। सिंध में मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर तक तीसरा शहर चान्हू में और खंबात की खाड़ी के दिरहाने, गुजरात के लोथल में चौथा शहर है। 5वां शहर उत्तरी राजस्थान में कालीबंग में है, जिसका मतलब है काली चूड़िया।
छठा शहर बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ कालीबंगा की तरह दो संस्कृति चरण मिलते हैं, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा। ये हड़प्पा काल की मिट्टी के ईंटों से बने चबूतरे, सड़कों और नालियों के अवशेषों से संबंधित स्वरूप को दर्शाते हैं। हड़प्पा संस्कृति का विकास और समृद्ध स्तर इन सभी 6 स्थलों पर देखने को मिलता है। सूतक जेंडर और सुरकोतड़ा के शहरी तटीय शहरों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। इन शहरों की पहचान गढ़ से होती है। बाद में हड़प्पा काल के संकेत गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप से रंगपुर और रोजड़ी में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ इलाकों में इसे धौलावीरा में हड़प्पा दुर्ग और हड़प्पा संस्कृति के सभी 3 चरण दिखते हैं। ये चरण राखीगढ़ी में भी मिलते हैं, जो हरियाणा के घग्गर में स्थित है और धौलावीरा से बहुत बड़ा है। तुलनात्मक तौर पर धौलावीरा 50 हेक्टेयर में फैला है, जबकि हड़प्पा 150 हेक्टेयर और राखीगढ़ी 250 हेक्टेयर में है। हालांकि सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो 500 हेक्टेयर में फैला है। प्राचीन समय में बाद से इस शहर का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया था। शहरी योजनाएं और संरचनाएं। हड़प्पा संस्कृति की पहचान शहर योजना व्यवस्था से की जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही मुख्य पहचान गढ़ या टीले के रूप में थे। संभवतः यह शासक वर्ग के सदस्यों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। प्रत्येक शहर में गढ़ के नीचे ईंट के घरों वाला एक निचले शहर में जो आम लोगों द्वारा बसाए गए थे। शहरों के इन आवासीय अवस्थाओं की विशेषता यह है कि वे एक खास संरचनात्मक प्रणाली का पालन करते हुए बनाए गए थे, जिनमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ढांचे के मामले में मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ज़्यादा विकसित था। शहरों के स्मारक शासक वर्ग द्वारा जुटाए गए संगठित श्रमिकों और कर संचय संबंधी क्षमता के प्रतीक है। ईंटों की विशाल निर्मित आम लोगों पर शासकों की प्रतिष्ठा और प्रभाव स्थापित करने का एक साधन थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान महान स्नानागार है, जिसमें तालाब शामिल है, जो गढ़ों के टीलों में स्थित है। यह ईंटों की खूबसूरत निर्मित का बेहतरीन उदाहरण है। इसकी माप 11.88 इंटू 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। तालाब की दोनों ओर से सतह पर चढ़ने की व्यवस्था है और कपड़े बदलने के लिए किनारों पे कमरे थे। स्नानागार की फर्श पक्की ईंटों की बनी थी। बगल के कमरे में विशाल कुएं से पानी खींचा जाता था और स्नानागार के कोने से नाली निकलती थी। ऐसा मानना है कि स्नानागार मुख्य रूप से धार्मिक स्थान के लिए था, जो भारत में किसी भी धार्मिक समारोह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धौलावीरा में पाए जाने वाले बड़े तालाब की तुलना बड़े स्नानागार से की जा सकती है। धौलावीरा तालाब का इस्तेमाल शायद उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए मोहनजोदड़ो के स्नानागार का उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा एक अन्न भंडार है। हालांकि हड़प्पा के गढ़ में हम 6 भंडार पाते हैं। ईंटों के चबूतरे भी एक श्रृंखला ने 2 पंक्तियों में 6 भंडारों का आधार बनाया। प्रत्येक भंडार 15.23 और 6.09 मीटर का था और नदी के पास ही था। 12 इकाइयों की संयुक्त फर्श लगभग 838 वर्ग किलोमीटर की थी। यह लगभग उतने ही क्षेत्र में थी जितने में मोहनजोदड़ो का विशालकाय अन्नागार है। हड़प्पा में अन्नागारों के दक्षिण में ईंटों के काम चलाऊ वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला थी। यह मुख्यतः अनाज तैयार करने के लिए थे, क्योंकि गेहूं जौ फर्श की दरारों में पाए गए थे। हड़प्पा में 2 कमरों की छावनी भी थी, जिसमें मुख्यतः मजदूर रहते थे। कालीबंगा और दक्षिण हिस्सों में भी ईंटों के चबूतरे हैं, जिसका इस्तेमाल अन्नागार के लिए हुआ होगा। अतः ऐसा लगता है कि हड़प्पा के शहरों में अन्नागारों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हड़प्पा शहरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल बेजोड़ है, क्योंकि मिस्र की समकालीन इमारतों में मुख्यतः सूखी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। हम समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का उपयोग पाते हैं, लेकिन हड़प्पा के शहरों में इनका इस्तेमाल उनसे कहीं अधिक हुआ। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। लगभग सभी शहरों में
हर घर, चाहे वे बड़े हो या छोटे, सब में अपना आंगन और स्नानागार होता था। कालीबंगा में कई घरों में अपने कुएं थे। नाली से घरों का पानी सड़कों पर निकलता था। कभी कभी इन नालियों को पत्थर के पाटों या ईंटों से ढक दिया जाता था। बनावली में भी सड़कों और नालियों के अवशेष पाए गए हैं। कुल मिलाकर घरेलू स्नानागार और नालियों की गुणवत्ता उल्लेखनीय है और हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था अनूठी है। शायद ही किसी अन्य कायस्य युगीन सभ्यता ने स्वास्थ्य और स्वच्छता पर इतना ध्यान दिया जितना कि हड़प्पा के लोगों ने दिया। थोड़ा पानी पी लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कृषि। तुलनात्मक रूप से कृषि कम वर्षा वाला सिंधु प्रदेश आज बहुत उपजाऊ नहीं है, लेकिन अतीत के समृद्ध गांव और कस्बों से यह प्रमाणित होता है कि यह प्राचीन समय में उपजाऊ था। आज वर्षा लगभग 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर के इतिहासकारों में से एक की सूचना अनुसार सिंधु भारत का एक उपजाऊ हिस्सा था। पहले के समय में सिंधु क्षेत्र में अधिक प्राकृतिक वनस्पति थी जो बारिश कराने में भूमिका अदा करती थी। इससे ईंटें पकाने एवं उसे कठोर बनाने के लिए लकड़ी की आपूर्ति होती थी। कृषि के विस्तार और बड़े पैमाने पर चारागाह और ईंधन की आपूर्ति के समय के साथ प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई। क्षेत्र की उर्वरता का इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण सिंधु नदी का वार्षिक जलमग्न होना था, जो कि हिमालय की सबसे लंबी नदी है। सुरक्षा के लिए ईंटों से बनी दीवारों से संकेत मिलता है कि बाढ़ एक वार्षिक घटना थी। जैसे नील ने मिस्र का निर्माण कर वहाँ के लोगों की सहायता की, उसी तरह सिंधु नदी ने भी सिंध का निर्माण किया और सिंधु वासियों को समृद्ध किया। नवंबर में सिंधु के लोग बाढ़ के मैदानों में बीज बोते और अगली बाढ़ से पहले अप्रैल में अपनी फसल गेहूं और जौ काट लेते थे। वहाँ कोई कुदाल या हल नहीं पाया गया है, लेकिन कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा काल में मिले नालों से पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान राजस्थानों में खेतों की जुताई होती थी। हड़प्पा के लोगों ने शायद बैल द्वारा खींचने वाले लकड़ी के हल का इस्तेमाल खेती में किया और इसके लिए ऊँटों का भी इस्तेमाल हुआ होगा। फसलों की कटाई के लिए पत्थर की हंसिया का इस्तेमाल किया गया होगा। जल संग्रह के लिए बांधों से घिरे गब्बर बंद या नाला बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों की एक विशेषता थी, लेकिन धारा या नहर का इस्तेमाल संभवतः सिंचाई के लिए नहीं किया गया था। हड़प्पा गांव, जो ज़्यादातर बाढ़ के मैदानों के पास स्थित थे, केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि कस्बे के लोगों के लिए भी पर्याप्त अनाज का उत्पादन करते थे। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ कारीगरों, व्यापारियों और शहर में रहने वाले अन्य लोगों के लिए भी निश्चय ही कठोर श्रम किया होगा। तथापि वे खाद्य उत्पादन गतिविधियों के बारे में बहुत परेशान नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने गेहूं, जौ, राई, मटर जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया। तब तक 2 प्रकार के गेहूं और जौ उग चुके थे। बनावली में जौ की पर्याप्त मात्रा की खोज की गई। इसके अलावा तिल और सरसों उपजाए जाते थे। हालांकि लोथल में हड़प्पा लोगों की स्थिति भिन्न मालूम होती है। ऐसा लगता है कि ईसा पूर्व 1800 के पहले लोथल के लोग धान उपजाते थे, जिनके अवशेष पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और संभवतः कालीबंगा में भी बड़े बड़े अन्नागारों में अनाज संग्रह किया जाता था। संभवतः किसानों से कर के रूप में अनाज प्राप्त किया जाता था। साथ ही आपात स्थिति पड़ने पर या इसे मजदूरी के भुगतान के लिए संग्रह किया जाता था। यह सादृश्यानुमान मेसोपोटामिया के शहरों से लगाया जा सकता है, जहां मजदूरी के रूप में जौ दिया जाता था। सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे और इस वजह से यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंधन नाम दिया, जो सिंध से लिया गया है। तो ये रहा हमारा कृषि। अभी हम लोग पढ़ेंगे पशुपालन। हालांकि हड़प्पा के लोगों ने खेती की और बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया। बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअरों का पालन किया। कुबर वाले ऊंट और बैलों को हड़प्पा के लोगों ने पसंद किया। शुरू से ही कुत्ते और बिल्लियों के प्रमाण मिले हैं। गधे एवं ऊंट भी पाले गए थे। निश्चय ही उनका उपयोग बोझ उठाने और ऊंट को खेतों में जुताई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। सतही तौर पर घोड़े का बहुत सबूत मोहनजोदड़ो और लोथल के एक
संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति से मिलता है। एक घोड़े के अवशेष पश्चिमी गुजरात में स्थित सुरको तड़ा से मिलता है जो ईसा पूर्व 2000 के आसपास का है, लेकिन इसकी पहचान संदिग्ध है। किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृति घोड़े पर केंद्रित नहीं थी। प्रारंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में न तो घोड़े की हड्डियां पाई गई है, न ही इसका कोई अस्तित्व पाए गए। हड़प्पा के लोग हाथी से अच्छी तरह परिचित थे, वे गैंडे से भी परिचित थे। मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेरियाई शहरों ने हड़प्पा के लोगों की तरह ही वस्तुतः समान रूप से अनाज का उत्पादन और जानवरों का पालन किया, लेकिन गुजरात के हड़प्पा के लोगों ने धान की खेती की और हाथी पाला। मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं था। कारीगर और शिल्प। सिंधु क्षेत्र में कस्बों का उदय कृषि संचयन, कांस्य के औजारों के निर्माण के अलावा अन्य शिल्प तथा व्यापक तौर पर व्यापार एवं वाणिज्य पर आधारित था। इसे भारत में प्रथम शहरीकरण के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा के लोग पत्थरों के कई औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और उपयोग से भी परिचित थे। आमतौर पर तांबे के साथ टीन के मिश्रण से कांस्य बनाया जाता था, लेकिन इस क्षेत्र इस उद्देश्य के लिए कि वे कभी कभी तांबे के साथ आर्सेनिक भी मिलाते थे। चूँकि हड़प्पा में आसानी से न तो टीन उपलब्ध थे न तांबे, इसलिए इन क्षेत्र में कांस्य के औजारों का विस्तार नहीं हुआ। अयस्कों की अशुद्धता दर्शाती है कि तांबे को राजस्थान के खेतड़ी तांबा खानों से प्राप्त किया गया था, हालांकि इसे बलूचिस्तान से भी लाया जा सकता है। संभवतः टीन को अफगानिस्तान से कठिनाई के साथ लाया गया था, भले ही इसके पुराने कार्य हजारीबाग और बस्तर में पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों में बरामद हुए कांस्य उपकरण और हथियारों में कुछ प्रतिशत टीन के भी पाए गए हैं। हालांकि कांसे के सामानों को बनाने में उपयोग आने वाली जितने सामान हड़प्पा ने छोड़े उससे यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज में कांस्य कारीगरों का महत्वपूर्ण समूह था। उन्होंने न केवल मूर्तियों और बर्तनों का उत्पादन किया, बल्कि कुल्हाड़ी, आरी, चाकू और भाले जैसे विभिन्न उपकरणों का और हथियारों का भी उत्पादन किया। हड़प्पा कस्बों में कई अन्य महत्वपूर्ण हस्तशिल्प विकसित हुए। बुने हुए कपास एवं टुकड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है और कई वस्तुओं पर कपड़ों के निशान पाए गए हैं। धुनाई यंत्र का उपयोग कताई के लिए किया गया था। बुनकर ऊन और कपास का कपड़ा बुनते थे। ईंटों की विशाल संरचना ईंट निर्माण शिल्प के महत्वपूर्ण होने का प्रमाण है और यह राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का भी प्रमाण है। हड़प्पा के लोग नाव भी बनाते थे, आगे इस बात का वर्णन है। मुहर निर्माण और टेराकोटा निर्माण भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। सोनार, सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के गहने बनाते थे। पहली दो सामग्रियां अफगानिस्तान से प्राप्त होती थी और अंतिम दक्षिण भारत से। हड़प्पा के लोग मटका निर्माण के विशेषज्ञ थे। कुम्हार के पहियों का काफ़ी उपयोग किया गया था। हड़प्पा ने चमकदार चमचमाते मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन किया जो उनकी विशेषता थी। व्यापार एवं वाणिज्य। सिंधु लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व की जानकारी न केवल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में पाई जाने वाले भंडारों से मिलती है, बल्कि कई मुहरों एवं एक जैसी लिपि और एक व्यापक क्षेत्र में फैले नियमित वजन और माप से भी मिलती है। सिंधु संस्कृति के अंतर्गत हड़प्पा समूह ने पत्थर, धातु, खाल आदि का काफ़ी व्यापार किया। हालांकि उनके शहरों में उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं था। वे धातु के पैसे का उपयोग नहीं करते थे और वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा आदान प्रदान करते थे। तैयार माल और संभावित अनाज के बदले वे नाव, अरब समुद्र के तट पर रास्ता ढूंढने हुए और बैलगाड़ी के साथ पड़ोसी क्षेत्रों से धातु खरीदते थे। वे पहियों का उपयोग जानते थे। हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियाँ उपयोग में थी। प्रतीत होता है कि हड़प्पा ने बिना स्पोक वाले पहियों के आधुनिक इक्के के स्वरूप का इस्तेमाल किया। हड़प्पा का व्यावसायिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ था। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापार कॉलोनी की स्थापना की, जिससे मध्य एशिया के साथ व्यापार करने में मदद मिली। उनके इस शहर में टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स महानद घाटी के
लोगों के साथ व्यावसायिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में कई हड़प्पा मुहर की खोज की गई है और प्रतीत होता है कि हड़प्पा ने मेसोपोटामिया के शहरी लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ सौंदर्य प्रसाधनों की नकल भी की है। हड़प्पा ने लापिस लजुली क्षेत्र में दूर दूर तक व्यापार किया। लापिस की बनी वस्तुओं ने शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा में योगदान दिया। मेसोपोटामिया दस्तावेज के अनुसार ईसा पूर्व 2350 के आसपास से मेलुआ क्या है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुआ है, के साथ व्यापार संबंधों के संकेत मिलते हैं। मेसोपोटामिया ग्रंथों में दिलमुन और मकन नामक दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्टेशन का उल्लेख है जो मेसोपोटामिया और मेलुआ के बीच है। दिलमुन संभवतः फारसी खाड़ी पर बहरीन के रूप में पहचाना जा सकता है। उस बंदरगाह वाले शहर में हजारों कब्रों के उत्खनन की आवश्यकता है। सामाजिक संगठन, खुदाई से शहरी आवास के पदानुक्रम का पता चलता है। हालांकि हड़प्पा शहर के सिर्फ 2 ही इलाके को शहर की मान्यता मिली, जबकि इसकी स्थानीय संरचना 3 इलाकों में शहरीकरण का प्रमाण देती है, जिसमें बाद में कालीबंगा और धौलावीरा को भी शामिल किया गया। गढ़ या पहला इलाका वह था जहां शासक वर्ग रहते थे और सबसे निचले स्थान पर आम लोग रहते थे। बीच का आवास नौकरशाहों और मध्यवर्ती व्यापारियों के लिए होता था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बस्तियों में पदानुक्रम काम के आधार पर था या सामाजिक आर्थिक भेदभाव के आधार से जुड़ा हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ही शहर में विभिन्न आवास समूहों के घर थे जो समान आकार के नहीं थे। विभिन्न आवासीय संरचनाओं से सामाजिक भेदभाव के संकेत मिलते हैं, जिसमें 1 से 12 तक कमरों की संख्या होती थी। हड़प्पा शहर में जो 2 कमरों वाले घर थे वे संभवतः कारीगरों और मजदूरों के लिए होते थे। राजनीति, अब देखेंगे राजनीति कैसी थी। हड़प्पा संस्कृति एक बड़े क्षेत्र में कमोबेश समान दिखती है। स्पष्टतः यह किसी सत्ताहीन शक्ति द्वारा संचालित होती रही होगी। हम सिंधु घाटी में राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान कर सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संप्रभुता, मंत्रीगढ़, आबादी युक्त क्षेत्र, किला, राजकोषीय शक्ति और बंधुत्व को राज्य का अभिन्न अंग माना गया है। हड़प्पा संस्कृति में गढ़ संभवतः प्रभुत्व संपन्न सत्ता का केंद्र था। उस क्षेत्र के मध्य शहर में नौकरशाहों या सरकारी मुलाजिमों की गद्दी होती थी और मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार ही खजाना या राजकोष होता था। ऐसा लगता है कि कर के रूप में अनाज एकत्र किया जाता था। पूरा हड़प्पा क्षेत्र एक अच्छी आबादी वाला क्षेत्र था। किलाबंदी कई शहरों की विशेषताएं होती थी। धौलावीरा में विशेषकर किलों के अंदर किले होते थे। यद्यपि किसी संगठित बल या अस्थायी सेना का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन बिखरे हुए पत्थरों के ढेर लगाने से और सुर को तड़ा के बर्तनों में सैनिकों के चित्रण से अस्थायी सेना का अनुमान लगता है। हर हाल में हड़प्पा के दौर में व्यवस्थित राज्य स्थापित हो चुका था। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत किसी भी हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर नहीं मिला है। हड़प्पा स्थल में कोई भी मंदिर नहीं मिला है। महान स्नानाघर के अलावा किसी भी प्रकार के धार्मिक ढांचे की खुदाई नहीं हुई है। यह स्नानागार संभवतः धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता रहा हो, इसलिए यह कहना गलत होगा कि पुजारियों ने हड़प्पा में शासन किया जैसे वे मेसोपोटामिया के निचले शहरों में करते थे। हड़प्पा के शासक किसी पर विजय पाने के मुकाबले वाणिज्य के लिए ज़्यादा चिंतित थे और हड़प्पा संभवतः व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा शासित था। हालांकि हड़प्पा में कोई हथियार नहीं था, जिसका मतलब यह हो सकता है कि हो न हो उन दिनों प्रभावी योद्धा वर्ग की कमी रही होगी। धार्मिक परंपराएं, हड़प्पा में महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्तियां मिली है। एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधों को उगते हुए दिखाया गया है। संभवतः यह छवि भूमि की देवी का संकेत देती है, जिससे पौधों की उत्पत्ति और विकास का संबंध जुड़ा है। हड़प्पा ने धरती को प्रजनन के देवी के रूप में देखा और उसी तरह उनकी पूजा की, जैसे मिस्र ने नील देवी आइसिस की पूजा की। हम नहीं जानते कि हड़प्पा के लोग मिस्र के लोगों की तरह मातृ प्रधान है या नहीं। मिस्र में बेटी सिंहासन या संपत्ति की उत्तराधिकारी बनती थी, लेकिन हड़प्पा समाज के विरासत व शासन की प्रकृति के बारे में नहीं जानते। कुछ वैदिक ग्रंथों में भूमि की देवी के लिए एक श्रद्धा भाव का संकेत मिलता है, हालांकि उसे कोई प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है। हिंदू धर्म में बड़े पैमाने पर सर्वश्रेष्ठ देवी की पूजा
के विकास में बहुत समय लगा। पुराणों और तंत्र साहित्य में वर्णित दुर्गा, अम्बा, काली और चंडी जैसी विभिन्न देवी माता के संकेत 6वीं शताब्दी से मिलते हैं। उस दौरान हर गांव की अपनी अलग देवी थी। सिंधु घाटी में पुरुष देवता, नर देवता मोहरों पर अंकित है। इस देवता के 3 सींग वाले सिर है। इसमें वह योगी की मुद्रा में एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठा है। इस देवता के पास एक हाथी, एक शेर, एक गैंडा और सिंहासन के नीचे एक भैंस है। इनके पैर के नीचे 2 हिरण हैं। चित्रित देवता के पशुपति महादेव के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन यह पहचान संदिग्ध है क्योंकि यह बैल को चिन्हित नहीं किया गया है। और सिंग वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी दिखाई पड़ते हैं। हमें पुरुष लिंग की पूजा भी देखने को मिलती है, जो बाद के समय में शिव के साथ जोड़कर देखी जाने लगी। हड़प्पा में पत्थरों से बने पुष्प और स्त्री गुप्तांगों के कई प्रतीक पाए गए हैं। संभवतः वे पूजा के लिए थे। ऋग्वेद में आर्येतर लोगों द्वारा पुरुष लिंग की पूजा का उल्लेख है। इस प्रकार हड़प्पा काल में पुरुष लिंग की पूजा शुरू हुई, जिसे बाद में हिंदू समाज में एक सम्मानजनक रूप में देखा गया। वृक्ष और पशु पूजा। सिंध क्षेत्र के लोग पेड़ों की पूजा करते थे। एक मुहर पर पीपल की शाखाओं के बीच एक देवता का चित्र मिलता है। आज भी इस पेड़ की पूजा होती है। हड़प्पा काल में भी जानवरों की पूजा होती थी और उनमें से कई के चित्र मुहरों पर अंकित है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक सींग वाला जानवर है, जिसकी पहचान गैंडे के रूप में की गई है। उसके बाद कुबड़ वाला बैल। आज भी जब ऐसा बैल सड़कों से गुजरता है तो धार्मिक हिंदू रास्ते दे देते हैं। इसी प्रकार पशुपति महादेव के आसपास के जानवरों से संकेत मिलता है कि इनकी पूजा होती थी। जाहिर है कि सिंधु क्षेत्र के निवासियों ने पेड़ों, जानवरों और मनुष्यों के रूप में देवताओं की पूजा की, लेकिन देवताओं को मंदिरों में नहीं रखा गया। यह मंदिरों वाली प्रथा प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में आम थी। हड़प्पा के धार्मिक विश्वासों के बारे में उनकी लिपि को पढ़े बिना कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। ताबीज बड़ी संख्या में पाए गए हैं। सामान्यतः हड़प्पा के लोग भूत और बुरी ताकतों पर विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने उनसे बचने के लिए ताबीज का इस्तेमाल किया। अनार्यों की परंपरा से संबद्ध अथर्ववेद में कई जादुई मंत्र शामिल है, जिसमें रोगों और बुरी ताकतों से बचाव के लिए ताबीज के इस्तेमाल की सलाह है। हड़प्पा लिपि। हड़प्पा के लोगों ने प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों की तरह लेखन की कला का आविष्कार किया। यद्यपि हड़प्पा लिपि की खोज सन 1853 में हुई और संपूर्ण लिपि की खोज सन 1923 में पूरी हुई। हालांकि अभी तक इसकी व्याख्या नहीं हुई है। कुछ विद्वानों ने इसे प्रोटो द्रविड़ भाषा या द्रविडियन के साथ जोड़ा, कुछ ने संस्कृत के साथ और अन्य विद्वानों ने सुमेरियाई भाषा के साथ जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इनमें से कोई भी अध्ययन संतोषजनक नहीं है। चूँकि लिपि की व्याख्या नहीं हो पाई है, इसलिए हम न तो साहित्य में हड़प्पा के योगदान का मूल्यांकन कर सकते हैं, न ही उनके विचारों और विश्वासों के बारे में कुछ कह सकते हैं। पत्थर की मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पा लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत हड़प्पा ने लंबे समय तक शिलालेख नहीं किया था। अधिकांश अभिलेख मुहर पर जारी थे और उनमें कुछ ही शब्द होते थे। इन मुहरों का उपयोग धनाढ्य वर्ग अपनी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए करते थे। कुल मिलाकर हमारे पास लगभग 250 से 400 चित्रलेख है और एक तस्वीर के रूप में इसके प्रत्येक अक्षर से कुछ ध्वनि, विचार या वस्तु का अर्थ स्पष्ट होता है। हड़प्पा लिपि वर्णमाला के अनुसार नहीं है, यह एक चित्रकारी के रूप में है। मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने के प्रयास हुए हैं, लेकिन यह सिंधु क्षेत्र में निर्मित होने के कारण पश्चिमी एशिया की लिपियों के साथ कोई संबंध नहीं दर्शाते हैं। माप तौल। निजी संपत्ति के अभिलेखीकरण और बही खातों के लेखा जोखा में निश्चय ही लिपि ज्ञान मददगार साबित हुआ होगा। सिंधु क्षेत्र के शहरी लोगों को भी व्यापार और अन्य लेन देन के लिए वजन और मापन की आवश्यकता थी। वजन के रूप में कई अभिलेख पाए गए हैं। तदनुसार मापन हेतु छोटे तौर पर 16 या उसके गुणांकों का उपयोग किया गया था। तदर्थ 16, 64, 160, 320, 640 आदि। दिलचस्प है कि 16 की परंपरा भारत में आधुनिक समय तक जारी रही और 16 आने का मतलब 1 रुपये होता था। हड़प्पा के लोग भी माप की कला को जानते थे। माप के निशान के साथ अंकित छड़
पाए गए हैं और इनमें से एक कांस्य का बना है। हड़प्पा बर्तन। हड़प्पा के कुम्हारों को पहिए के उपयोग की विशेषज्ञता हासिल थी। खोजे गए सभी नमूने लाल है। इसमें डिश ऑन स्टैंड नीचे से आधारयुक्त तस्करी भी शामिल है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों को अलग अलग डिजाइन से पेंट भी किया गया है। सामान्यतः हड़प्पा के बर्तनों पर पेड़ों और वृत्तों के चित्र होते थे। कुछ बर्तनों पर पुरुषों की छवि भी चित्रित है। मुहर और मुद्रण। हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी कलात्मक रचना मुहर है। लगभग 2000 मुहरें मिले हैं। इनमें से अधिकांश पर एक सिंघी पशु, भैंस, बाघ, गैंडे, बकरियां, हाथी, हिरण और मगरमच्छ की छोटी छोटी तस्वीरें अंकित है। मुहरें शैल, खटी या चमकदार बेल बूटेदार पदार्थ की बनी होती थी और शक्ति या अथॉरिटी के प्रतीक के रूप में काम करती थी, इसलिए उन्हें मुद्रांकन के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इसके विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में कुछ मुद्रांकित वस्तुएं भी, जिन्हें सीलिंग कहा जाता था, मुहरों को ताबीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। मूर्तियाँ। हड़प्पा के कारीगरों ने धातुओं की खूबसूरत छवियाँ बनाई। कांच से निर्मित एक महिला नर्तक इसका सबसे अच्छा नमूना है और वह एक हार पहनने के अलावा नग्न है। हड़प्पा काल के पत्थर की मूर्ति के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। शैलखटी की मूर्तियों को दाहिनी बाह के नीचे के बाएं कंधे पर ओढ़ने वाला एक सजा हुआ वस्त्र पहनाया गया है जो साल की तरह है और सिर के पीछे बने हुए बालों का जूड़ा बना हुआ है। टेराकोटा मूर्तियाँ। मिट्टी की कई मूर्तियाँ आग में पकाई जाती थी, जिन्हें आमतौर पर टेराकोटा कहा जाता है। इन्हें खिलौना या पूजा की वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वे पक्षियों, कुत्ते, भेड़, मवेशी और बंदरों के संकेतक है। इन टेराकोटा की वस्तुओं में पुरुषों और महिलाओं को भी बहुतायत में देखा जा सकता है, जिनमें औरतों की मूर्तियाँ ज़्यादा है। मुहरों और छवियों का निर्माण बड़े कौशल से किया जाता था, लेकिन टेराकोटा के टुकड़े अनौपचारिक कलात्मकता के प्रतीक है। इसके बीच के अंतर से उन वर्गों के बीच की खाई का पता चलता है जो उनको इस्तेमाल करते थे। पहला ऊपरी वर्ग के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था और दूसरा आम लोगों द्वारा। पत्थर का काम। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पत्थर का काम अधिक नहीं मिलता, क्योंकि इन दो महान शहरों में पत्थर नहीं प्राप्त हो सके। हालांकि धौलावीरा और कच्छ में स्थिति अलग थी। धौलावीरा का गढ़ पत्थर का बना है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य था और हड़प्पा के गढ़ों में अब तक की सबसे प्रभावशाली खोज है। धौलावीरा में राजमिस्त्री के कामों में ईंटों के साथ काटे गए पत्थर का उपयोग उल्लेखनीय है। धौलावीरा में लाश दफनाने में 3 प्रकार के पत्थरों की पट्टियों का उपयोग किया गया है। इनमें से एक कब्र पर पत्थरों का घेरा बनाया गया है और उस पर मेगालिथिक पत्थरों का एक और घेरा बनाया गया है। सिंधु संस्कृति का अंत। विकसित हड़प्पा संस्कृति आमतौर पर ईसा पूर्व 2500 से 1900 के बीच मौजूद थी। प्रतीत होता है कि उस पूरे अंतराल की संपूर्ण जीवन शैली में समान उपकरण, औजार और घर मौजूद थे। पूरी जीवन शैली एक समान थी। एक तरह की शहर योजना, एक जैसी मोहरें, एक तरह के टेराकोटा और समान चमकीली लंबी ब्लेड। हालांकि यह एक रूपता वाले दृष्टिकोण बहुत दूर तक नहीं जा सकते। मोहनजोदड़ो काल में कुछ समय बाद बर्तनों में परिवर्तन दिखते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी तक हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो गायब हो गए, लेकिन अन्य स्थलों पर हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे खत्म हुई। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों में ईसा पूर्व 1500 तक यह खत्म होते जारी रही। इस सांस्कृतिक पतन का कोई एक कारण ढूंढना मुश्किल है। पर्यावरण इसका महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। हड़प्पा क्षेत्र में यमुना और सतलज दोनों ईसा पूर्व 1700 के आसपास सरस्वती या हकरा से दूर चली गई, अर्थात जलापूर्ति में कमी हुई। इसी तरह उस दौरान वर्षा कम हो गई। मोहनजोदड़ो में बाढ़ के मद्देनज़र कुछ लोग सिंधु में बांध निर्माण की बात करते हैं। ये कारक प्रतिकूल साबित हुए होंगे, क्योंकि मानवीय गतिविधियों में असफलता की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि मेसोपोटामिया के ज़्यादा दूर होने के कारण समुद्री व्यापार के अचानक अंत से शिल्प की कला का व्यापार और वाणिज्य खत्म हो गया। लापिस लाजुली, मोती इत्यादि राजशाही वस्तुओं का व्यापार मुख्य रूप से एलाम से होता था, जो मेसोपोटामिया की पूर्वी सीमा पर स्थित था और ईरान के एक महत्वपूर्ण हिस्से में फैला था।
ईसा पूर्व 2000 के आसपास एलाम के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने से हड़प्पन सामग्री का मेसोपोटामिया में आयात निर्यात बाधित हुआ। साथ ही हड़प्पन बस्तियों में मेसोपोटामिया से टीन सहित अन्य वस्तुओं का भी आयात निर्यात बाधित हो गया। हड़प्पा क्षेत्र में कठोर पदार्थ खासकर पत्थर के मोती बनाए गए और बाहर भेजे गए। मेसोपोटामिया के निर्यात में गिरावट से उनके कारीगरों की आजीविका में समस्या आई। इसी तरह सिंधु घाटी में टीन की आपूर्ति बाधित होने से कांस्य बनाने वाले निपुण कारीगरों को भी बड़ा झटका लगा। मिट्टी के क्षरण से अनाज का उत्पादन कम हुआ और शहरी लोग भूख के शिकार हुए। शिल्प और खेती पर नियंत्रण स्थापित करने में शहरी अभिजात वर्ग की विफलता के कारण हड़प्पा संस्कृति का हास्य हुआ। परिपक्वता लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान हुई है। इनमें से प्राचीन और शहरी हड़प्पा के पूर्व के सांस्कृतिक स्थलों की कुल संख्या आधे से अधिक है। विकसित हड़प्पा बस्तियों की संख्या 1022 है। उनमें से 406 पाकिस्तान में है और 616 भारत में। यद्यपि विकसित हड़प्पा स्थल उनके कुल शहरी प्रकृति के कारण प्राचीन और शहरी हड़प्पा पूर्व के स्थलों से अधिक है। विकसित हड़प्पा स्थलों का कुल क्षेत्रफल प्राचीन और शहरी पूर्व स्थल की तुलना में बड़ा है। हड़प्पा शहर सुनियोजित विकास के प्रतीक है, जबकि उनके समकक्ष मेसोपोटामिया का एक अनियोजित विकास को दर्शाता है। हड़प्पा शहरों में ईंटों से बने स्नानागार, कुओं के साथ सीढ़ियाँ वाले आयताकार घर पाए गए हैं, लेकिन पश्चिम एशिया के शहरों में ऐसा नहर नियोजित स्पष्ट नहीं है। नोस में क्रेट के अलावा पुरातन काल में शायद ही कोई ऐसी उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली का निर्माण हुआ। पश्चिमी एशिया के लोग भी हड़प्पा के लोगों की तरह पक्की ईंटों के उपयोग में ऐसे कौशल नहीं दिखा पाए। हड़प्पा के विशेष प्रकार की मिट्टी के जरिए अपने खुद के बर्तनों और मोहरों का निर्माण किया और इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने अपनी लिपि का आविष्कार किया, जो न तो मिस्र में था न ही मेसोपोटामिया में। हड़प्पा की भांति यहाँ इतने व्यापक क्षेत्र में कोई भी समकालीन संस्कृति नहीं पनपी। उत्तर शहरीकरण का काल ईसा पूर्व 1900 तक हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई। इसके बाद इसकी व्यवस्थित नगरीय योजना, ईंट के व्यापक उपयोग, लेखन की कला, मानक वजन और माप, गढ़ों एवं तराई शहरों के बीच के अंतर, कांसे के औजारों के उपयोग तथा काले रंग में चित्रित लाल बर्तन इत्यादि का जो शहरीकरण दौर था, उसकी शैलीगत एकरूपता लगभग गायब हो गई। उत्तर हड़प्पा में शहरी संस्कृति के पश्चात के कुछ लक्षण पाकिस्तान और मध्य एवं पश्चिमी भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ऐसा ईसा पूर्व 1900 से 1200 तक के काल में हुआ। हड़प्पा संस्कृति के उत्तर शहरी काल को उप सिंधु संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है और इसे हड़प्पा उत्तर हड़प्पा के रूप में माना जाता था, लेकिन अब इसे उत्तर शहरी हड़प्पा संस्कृति के रूप में जाना जाता है। उत्तर शहरी हड़प्पा संस्कृति मुख्यतः पाषाण युगीन थी। इसमें पत्थर और तांबे के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। उनके पास जटिल ढलाई से बनने वाली कोई धातु की बनी जटिल वस्तुएं नहीं थी। हालांकि उनके पास कुल्हाड़ी, छेनी, चाकू, चूड़ियाँ, टेढ़े उस्तरे, मछली फंसाने की बंसी और भाले थे। पाषाण युगीन लोग उत्तर शहरी चरण के बाद गाँव में रहते थे। वे कृषि, भंडारण, शिकार और मछली पर निर्भर थे। संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों में धातु के कामों की कारीगरी के प्रसार ने कृषि और बस्तियों का प्रसार किया। गुजरात के प्रभास, पाटन, सोमनाथ और रंगपुर जैसे कुछ स्थान हड़प्पा संस्कृति के प्रत्यक्ष उदाहरण को दर्शाते हैं। हालांकि उदयपुर के पास अहर में कुछ हड़प्पा स्थल पाए गए हैं। अहर संस्कृति के स्थानीय केंद्र गिलुंद में ईसा पूर्व 2000 और 1500 के बीच ईंट की संरचनाओं का उल्लेख मिलता है। शायद हरियाणा में भगवानपुर के अलावा उत्तर हड़प्पा चरण में अन्यत्र कहीं पकी ईंट नहीं मिली। हालांकि भगवानपुर में ईंट से संबंधित डेटिंग अनिश्चित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के लाल किला के ओसीपी स्थल पर बिखरे हुए कुछ ईंट के टुकड़े मिलते हैं। हालांकि इसे हम इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अनुमानतः 1700 वर्षों के से ईसा पूर्व 1200 तक मालवा की ताम्र पाषाण संस्कृति में कुछ हड़प्पा कालीन तत्व पाए जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा रहवास 92 तोली में था।
तापी, गोदावरी और भीमा की घाटियों में पाए जाने वाले कई जोरवे स्थलों के बारे में भी यही बात सच है। जोरवे का सबसे बड़ा निवास दैमाबाद है, जिसमें 4000 की संभावित आबादी वाले 22 हेक्टेयर में फैला हुआ रहवास था, जिसे प्रोटो शहरी माना जा सकता है। हालांकि जोरवे की बस्तियों की एक बड़ी आबादी गांव में रहती थी। पाकिस्तान के स्वात घाटी में कुछ उत्तर शहरी हड़प्पा बस्तियां खोजी गई है। वहां के लोग खेती और पशुपालन में के विकसित स्वरूप का अभ्यास करते थे। वे धीमी गति की चाक पर बने काले भूरे रंग के पके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे। ऐसे बर्तन उत्तरी ईरान पठार के ईसा पूर्व 3री शताब्दी और उसके बाद से मेल खाते हैं। स्वात घाटी के लोगों ने लाल पर काले रंग से चित्रित बर्तन चाक पर बनाए, जो प्राचीन उत्तर शहरी काल के सिंधुई मिट्टी के बर्तनों से मेल खाते थे। ये हड़प्पा की उत्तर शहरी संस्कृति से मेल खाते थे, इसलिए स्वात घाटी के हड़प्पा संस्कृति के बाद उत्तरार्ध में एक केंद्र के तौर पर माना जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्रों में कई उत्तर शहरी हड़प्पा स्थलों की खुदाई की गई, जिसके तहत जम्मू में मंड, पंजाब में चंडीगढ़ एवं संघोल, हरियाणा में दौलतपुर एवं मित्थल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर एवं हुलस का उल्लेख किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि हरियाणा के दौलतपुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के हुलस में हड़प्पा ने चावल की खेती को अपनाया। उत्तर भारत में किसी भी हड़प्पा स्थल पर रागी या बाजरा के उगाए जाने के प्रमाण अब तक नहीं मिलते हैं। आलमगीरपुर में हड़प्पा संस्कृति के बाद के लोग शायद कपास का उत्पादन करते थे, जैसा कि हड़प्पा बर्तनों पर कपड़ा नुमा शैली से अनुमान लगाया जा सकता है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर शहरी या उसके बाद के हड़प्पा स्थानों में पाए जाने वाले चित्रित हड़प्पा बर्तनों पर कम जटिल डिज़ाइन मिलते हैं, हालांकि कुछ नए बर्तन के स्वरूप भी मिलते हैं। भगवानपुर के चित्रित भूरे बर्तन कुछ विकसित हड़प्पा के बर्तनों के रूप से मिलते हैं, लेकिन इस समय तक हड़प्पा संस्कृति अपनी पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति में पहुंच चुकी थी। उत्तर शहरी हड़प्पा चरण में लंबाई को मापने की वस्तु नहीं मिलती। गुजरात में बाद की अवधि में घनाकार पत्थर के जरिए वजन मापन की विधि और टेराकोटा केक अनुपस्थित थे। साधारणतः सभी उत्तर शहरी हड़प्पा स्थलों पर मानवीय मूर्तियों और विशिष्ट चित्रण शैली का अभाव है। हालांकि चीनी मिट्टी गुजरात में उपयोग नहीं हुई, पर उत्तर भारत में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। नए लोगों का आगमन। हड़प्पा संस्कृति के अंतिम चरण के दौरान कुछ विशिष्ट उपकरणों और बर्तनों से सिंधु घाटी में नए लोगों के प्रवेश का संकेत मिलता है। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में असुरक्षा और हिंसा के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जगह जगह पर गहनों के ढेर दफनाए गए, एक ही स्थान पर मानव खोपड़ी को रखा गया। मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तरों पर नए प्रकार की कुल्हाड़ियाँ, खंजर, मूठ वाला चाकू और सपाट कटारी मिलते हैं। यह किसी बाहरी घुसपैठ व हमले को दर्शाती है। नए लोगों के निशान बाद के हड़प्पों से संबंधित एक कब्रिस्तान में पाए गए हैं, जहां नए प्रकार के बर्तनों को हाल ही के स्तरों में देखा गया। बलूचिस्तान में कुछ हड़प्पा स्थलों पर नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। बलूचिस्तान इंगित करता है कि ईसा पूर्व 1700 में घोड़े और बैक्ट्रियन ऊँट वहाँ मौजूद थे। नए लोग ईरान और दक्षिण मध्य एशिया से आए होंगे, लेकिन वे इतनी संख्या में नहीं आए जिससे पंजाब और सिंध में हड़प्पा की पूरी बसावट पर फैल जाए। यद्यपि ऋग्वैदिक लोग बड़े पैमाने पर 7 नदियों के क्षेत्र में बस गए थे, जहां कभी हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई। हमारे पास विकसित हड़प्पा और इंडो आर्यों के बीच बड़े पैमाने पर किसी भी टकराव का पुरातात्विक सबूत नहीं है। संभवतः वैदिक लोगों का एक समूह सफलतापूर्वक इस महाद्वीप में उस दौर में प्रवेश किया जिसे उत्तर शहरी हड़प्पा चरण कहा जाता है, जो ईसा पूर्व 1500 से 1200 तक था। उत्पत्ति और समस्या। ईसा पूर्व 4000 के आसपास पाकिस्तान में चोलिस्तानी रेगिस्तान के हकरा क्षेत्र में कई पूर्व हड़प्पा कृषि बस्तियों का विकास हुआ। हालांकि ईसा पूर्व 7000 के आसपास कृषि बस्तियां पहले बलूचिस्तान के पूर्वी किनारे पर सिंधु मैदान की सीमा पर नवपाषाण युग में चीनी मिट्टी के दौर से पहले बसी। तब से लोग बकरियां, भेड़ और अन्य पशु पालते थे। उन्होंने जौ और गेहूं का भी उत्पादन किया। धनार्जन के इन तरीकों का विस्तार ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ, जब भंडारण की स्थापना हुई। ईसा पूर्व 5वीं और 14वीं सहस्त्राब्दी में मिट्टी की ईंटों का उपयोग शुरू हो गया था।
चित्रित मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा की महिला मूर्तियाँ भी बनने लगी। बलूचिस्तान के उत्तरी भाग में शुरुआती शहर के रूप में सुनियोजित सड़क और व्यवस्थित घरों के साथ रहमान धेरी नामक जगह विकसित की गई। यह स्थल पश्चिम में हड़प्पा के लगभग समानांतर स्थित था। यह स्पष्ट है कि बलूचिस्तान की बस्तियों से ही शुरुआती हड़प्पा और विकसित हड़प्पा संस्कृति या विकसित हुई। कभी कभी हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति का श्रेय मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण को दिया जाता है। शिल्प और खेती के लिए हड़प्पा क्षेत्र का वर्तमान वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन ईसा पूर्व 3री शताब्दी में वहाँ शुष्क और अर्ध रेगिस्तानी स्थितियाँ प्रभावकारी नहीं थी। ईसा पूर्व 3000 से 2000 में भारी बारिश और सिंधु एवं इसकी सहायक नदी सरस्वती, जो सिंधु की सूखी नदी हकरा के लगभग समान है, में सघन जल का प्रवाह इसके प्रमाण है। कभी कभी सिंधु संस्कृति को सरस्वती संस्कृति कहा जाता है, लेकिन हड़प्पन नदी हकरा में पानी के प्रभाव का आना यमुना और सतलज के बदौलत था। हिमालयन में विवर्तनिक टेक्टोनिक विकास के कारण ये दोनों नदियाँ कुछ सदियों बाद सरस्वती में शामिल हुई। इसलिए हड़प्पा संस्कृति को मदद करने का श्रेय वास्तव में सिंधु के साथ इन दोनों नदियों को मिलना चाहिए, अकेले सरस्वती को नहीं। इसके अलावा सिंधु क्षेत्र में भारी बारिश के सबूतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? चलिए इस पे हम लोग विचार करते हैं। कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वैदिक कहा जाता है, लेकिन इसकी प्रमुख विशेषताएं ऋग्वेद में नहीं है। नियोजित कस्बों, शिल्प, वाणिज्य और बड़ी ईंटों के बने बड़े ढांचे हड़प्पा काल की विशेषताएं हैं। ऋग्वेद में इनका उल्लेख नहीं मिलता। आगे इसका उल्लेख होगा कि प्रारंभिक वैदिक लोग कृषि के साथ पशुपालन पर निर्भर थे और ईंटों का उपयोग नहीं करते थे। शुरुआती वैदिक लोगों ने लगभग पूरे हड़प्पा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे अफगानिस्तान में भी रहते थे। विकसित शहरी चरण एवं 2500 से 1900 तक ईसा पूर्व तक चला, लेकिन ऋग्वैदिक ईसा पूर्व 1500 के आसपास स्थित है। इसके अलावा हड़प्पा और वैदिक लोग पौधों और जानवरों से बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है, लेकिन हड़प्पा के लोग गेहूँ, सेसामम और मटर से परिचित थे। आरंभिक वैदिक लोग गोंडा से परिचित थे, जबकि हड़प्पन लोग गोंडा से अपरिचित थे। आरंभिक वैदिक लोग गोंडा से अपरिचित थे, जबकि हड़प्पन लोग गैंडों से परिचित थे। बाघ के संदर्भ में भी ऐसा ही था। वैदिक प्रमुख अश्वग्रही होते थे। यही वजह है कि ऋग्वेद में 215 बार इस पशु का उल्लेख किया गया है, लेकिन शहरी हड़प्पन लोग शायद ही घोड़े से परिचित थे। हड़प्पन टेराकोटा में हाथी के संकेत है, लेकिन घोड़े की तरह प्राचीनतम वेद में यह महत्वपूर्ण नहीं है। हड़प्पन लेखन, जिसे सिंधु लिपि कहा जाता है, अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है, लेकिन वैदिक समय का कोई भी इंडो आर्यन अभिलेख भारत में नहीं मिला है। हड़प्पा की भाषाओं के बारे में हमारा कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। हालांकि वैदिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा के विभिन्न रूप दक्षिण एशिया में है। निरंतरता की समस्या। कुछ विद्वान हड़प्पा संस्कृति की निरंतरता के बारे में बात करते हैं, जबकि अन्य विद्वान शहरीकरण से लेकर अशहरीकरण के परिवर्तनों के बारे में। चूँकि शहरीकरण हड़प्पा संस्कृति की बुनियादी विशेषता थी, इसके पतन के साथ हम सांस्कृतिक निरंतरता के बारे में नहीं सोच सकते। इसी कारण हड़प्पा शहर का अशहरीकरण महज एक परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका अर्थ लगभग 1500 वर्षों तक कस्बों, लिपियों और पकी ईंटों का लापता होना है। उत्तर भारत में ये तत्व कुषाण कस्बों के अंत तक गायब नहीं हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि ईसा पूर्व 1900 में गंगा के समतल मैदानी इलाकों और उत्तर भारत में हड़प्पा संस्कृति जारी रही। हालांकि ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के पूर्वार्ध में चित्रित भूरे बर्तन की संस्कृति में कोई महत्वपूर्ण हड़प्पा विशेषता नहीं दिखाई देती। चित्रित भूरे बर्तन की संस्कृति, बड़ी इमारतों, पकी ईंटों, कांस्य लेखन से शहरीकरण का सबूत नहीं मिलता, किंतु इस अवधि के बर्तनों का अपना वैशिष्ट्य है। यद्यपि पकी ईंटों के एक उदाहरण ईसा पूर्व 1500 के आसपास मिलते हैं, लेकिन उत्तर भारत में पकी ईंट का प्रवेश वस्तुतः ईसा पूर्व 300 में उत्तरी काली पॉलिश वाले बर्तन संस्कृति के चरण में हुआ। इसी तरह हड़प्पा संस्कृति समाप्त हो जाने के बाद ब्रह्मी लिपि के रूप में लेखन NBPW चरण के दौरान मीन्स नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वाले बर्तन को NBPW कहते हैं, चरण के दौरान मुद्राओं में आया। हालांकि यह बाएं से दाएं लिखा गया था, जबकि हड़प्पा की लिपि को दाएं से बाएं लिखा था। इसी तरह
एनबीपी मिट्टी के बर्तन हड़प्पा के बर्तनों से संबंधित नहीं है। एनबीपीडब्ल्यू काल में लोहे के प्रभावी उपयोग ने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के मध्य गंगा के समतल मैदानों में एक नई सामाजिक आर्थिक संरचना को जन्म दिया। हालांकि सिंधु संस्कृति की विशेषताओं के रूप में न तो लोहा चिन्हित था न सिक्का, जबकि ये दोनों एनबीपीडब्ल्यू चरण के पहचान और संकेतक थे। सिंधु संस्कृति के कुछ छिटपुट मोती गंगा के मैदानों तक पहुंच तो गए थे, किंतु उन्हें सिंधु की महत्वपूर्ण विशेषताएं नहीं मानी जा सकती। इसी तरह ईसा पूर्व 2000 के बाद भी चीनी मिट्टी की कुछ हड़प्पन वस्तुओं और टेराकोटा का निर्माण हो रहा था, किंतु यह अकेले विकसित हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। हालांकि सिंधु संस्कृति के बिखरे तत्व राजस्थान, मालवा, गुजरात और उत्तरी डेक्कन की ताम्र पाषाण संस्कृतियों में जारी रहे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा पूर्व 1900 में शहरी हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद इंडो आर्यन और मौजूदा संस्कृतियों के बीच कुछ आदान प्रदान हुआ। हड़प्पा से जुड़ी मुंडा और प्रोटो द्रविडियन भाषाएं इस्तेमाल होती रही है। बातचीत के माध्यम से आर्य और आर्य पूर्व दोनों भाषाएं समृद्ध हुई। हम संस्कृत में मिट्टी के बर्तनों और कृषि के लिए आर्य पूर्व शब्द पाते हैं, लेकिन पल्लड़ा इंडो आर्यों के पक्ष में भारी रहा, जिनकी भाषा भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख भागों में फैली हुई थी। तो हम लोग देखे हड़प्पा संस्कृति, उसमें कृषि, पशुपालन, वहाँ के लोग कैसे धार्मिक, मूर्ति पूजा, सब के बारे में हम लोग पढ़े। सो हमारा यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति समाप्त होता है। नेक्स्ट में कुछ और प्राचीन भारत से रिलेटेड वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच सके, जिसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं।